हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप लोग लाइव क्लास लेने के लिए एवं डाउट क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, जिससे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको लाइव क्लास ले सकूँ। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 का आपको पार्ट बी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पार्ट बी में जो कल हमने आपको पढ़ाया था, कल हमने आपको हाइपोथेसिस पढ़ाई थी। ठीक है, पार्ट बी के आपको वेरिएबल्स हम पढ़ा चुके हैं और इसके अंतर्गत जो आपकी हाइपोथेसिस आती है वो भी पढ़ा चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्यों ज़रूरी होती है। हमने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको सबसे पहले एक टॉपिक मिलता है या कोई समस्या होती है। समस्या में हम सबसे पहले चर खोजते हैं, वेरिएबल्स खोजते हैं कि उसमें कितने चर हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है, किसी भी वैज्ञानिक शोध में हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हाइपोथेसिस हमको बनानी ही पड़ती है। ठीक है, और हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके लिए कैसे बनाते हैं, वो जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो जो भी हमारी समस्या होती है उससे संबंधित हम साहित्य की समीक्षा करते हैं, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं और वहाँ के क्षेत्र को देखते हैं जिस क्षेत्र में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र की जानकारी करते हैं, उसका सीमांकन करते हैं और जो भी उससे रिलेटेड जो भी हमारे संबंधित साहित्य होता है, संबंधित साहित्य के अकॉर्डिंग हम अपनी हाइपोथेसिस की क्या करते हैं, बनाते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वहाँ का क्षेत्र को स्पष्ट कर देते हैं, जिस क्षेत्र में हम रिसर्च कर रहे हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। और जो रिसर्च हो चुके हैं, ठीक है, पूर्व सिद्धांतों के आधार पर, जो हम जिस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले यदि उस क्षेत्र में रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, तो वो सिद्धांतों को देखते हैं, उस रिसर्च रिपोर्ट को देखते हैं, उसके आधार पर हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, ठीक है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, यदि हमको किसी भी क्षेत्र में हाइपोथेसिस जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो हमारी हाइपोथेसिस कैसी होगी, बहुत जल्दी हम उस हाइपोथेसिस को बना लेंगे। हाइपोथेसिस होता क्या है, हमने आपको बताया था कि हमारे मन का विचार होता है जो कैसा होता है, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि में हम जब भी रिसर्च करते हैं तो उसको बनाते हैं। लेकिन वो विचार हमारे मन में कहाँ से आता है, हमारी प्रॉब्लम से। ठीक है, जो हमारी समस्या है उसके आधार पर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था नेट का एग्ज़ाम का, कि मान लीजिए हमारी जो प्रॉब्लम क्या है कि नेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके क्षेत्र को सीमांकन करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा, केवल जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स नेट एजुकेशन से नेट की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि एजुकेशन से नेट यदि किसी भी स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है तो उसको क्या करना चाहिए, ये हमारी समस्या है। ठीक है, प्रॉब्लम है, ये हमने टॉपिक लिया। इसके बाद इसके अंतर्गत जो भी लोग आएंगे वो कौन से आएंगे, जो लोग एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो लोग नेट निकालना चाहते हैं, वही लोग तो आएंगे। ठीक है, तो हम उनके पास जाएंगे, उनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो लोग नेट दे चुके हैं उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो नेट दिया है तो क्या कमी रह गई जो उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, इस सभी चीज़ों को जांचेंगे, परखेंगे, इसके आधार पर हम परिकल्पना बनाएंगे। ठीक है, इसके आधार पर हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, जांचनीय कथन। ठीक है, परिकल्पना जो होता है हमारी समस्या का संभावित समाधान होता है और जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता उसके जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो परीक्षण के बाद ही सत्य या असत्य साबित होती है। केवल बनाते तो हम हैं, जैसे मान लीजिए हमने देख लिया कि क्वेश्चंस लगाने से नेट क्वालिफाई हो रहा है, किसी ने हरियंत की गाइड पढ़ी, उसका मान लीजिए नेट क्वालिफाई निकल जाएगा, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि जो लोग हरियंत की गाइड पढ़ते हैं उनका नेट क्वालिफाई होता है। जब हमने जाके वो पढ़ी, फिर हमने देखा कि यदि हमारा निकला कि नहीं निकला, या हमने 10 ऐसे बच्चों को चुनाव किया जो हरियंत की गाइड से पढ़ाई करते हैं और हमने देखा कि उनका नेट क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए जो हमारे पूर्व एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारा खुद का अनुभव होता है कि हमने क्या किया, तो इस क्षेत्र में हमको कितनी नॉलेज है, हमारी नॉलेज भी इसका सोर्स होता है। सोर्स भी की भी कल हमने व्याख्या करेगी कि इससे संबंधित सोर्स कौन कौन से होते हैं। यदि हम सामाजिक
आर्थिक क्षेत्र से कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो वहाँ पर हमारी संस्कृति भी इसके सोर्स में आ जाएगी। तो यही सब हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल इसके लिए हम जो भी जानकारी इकट्ठी करते हैं, समस्या से संबंधित जो भी हम नॉलेज लेते हैं, जहाँ से भी हम जानकारी लेते हैं, जो ज्ञान हमको मिलता है, जो उससे संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं, उसी के आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस में हमने कल आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आपकी जो होती है निर्देशात्मक, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एवं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। 3 तरीके की हाइपोथेसिस आपके इसमें रिसर्च में दी हुई हैं, आपके सिलेबस में दी हुई हैं। प्राक कल्पना का निर्माण, तो ये भी हमने आपको बताया था कि प्राक कल्पना का निर्माण क्यों करते हैं। जब कभी भी हम शोध कार्य करते हैं तो प्राक कल्पना का निर्माण जरूरी हो जाता है, ठीक है। और प्राक कल्पना होती क्या है ये भी बताया था कि किसी भी समस्या का तात्कालीन या संभावित समाधान होता है, ठीक है। इसके बाद प्राक कल्पना की अभिलक्षण, ठीक है। प्राक कल्पना की अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं या विशेषताएं, ये लिख लीजिए। प्राक कल्पना हाइपोथेसिस की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले परिकल्पना तार्किक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक तो होगी क्योंकि हम रिसर्च में यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपकी विश्वसनीय होनी चाहिए। विश्वसनीय क्या होता है, बहुत लोग विश्वसनीय में कंफ्यूज होते हैं। विश्वसनीय वो चीज़ होती है कि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, मान लीजिए जो काम हम कर रहे हैं तो हम उसको क्या सत्यापित कर सकें। मान लीजिए हमने ये हाइपोथेसिस बनाई कि हमारा एग्ज़ाम हरियंत्र की गाइड पढ़ने से निकलता है, ठीक है। हरियंत्र की गाइड पढ़ने से नेट क्वालिफाई हो जाता है, ये हमने परिकल्पना बनाई, ठीक है। यदि हमारी ये परिकल्पना सत्य हो जाती है परीक्षण के उपरांत ही तो पता चलता हमारी हाइपोथेसिस सत्य होगी या असत्य होगी, ठीक है। तो ये विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग स्टूडेंट्स हरियंत्र की गाइड पढ़ेंगे उनका क्या रिजल्ट निकलना चाहिए और वो नेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। मतलब ये किसी भी काम को हम एक बार करते हैं तो भी वही रिजल्ट आएगा, 2 बार करते हैं तो वही, मतलब यदि हम किसी भी काम को 2 बार दोहराते हैं तो समान रिजल्ट आता है। इसी को हम कहते हैं विश्वसनीयता, कि वो चीज़ विश्वसनीय है। कैसे हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि वो आदमी विश्वसनीय है, ठीक है। पहले हम कभी उस व्यक्ति को एक बार कोई बात बताते हैं और देखते हैं वो किसी भी व्यक्ति को कोई हमारी बात नहीं शेयर करता है, तो फिर हम कहते हैं वो विश्वसनीय है। जब हम उस पर दोबारा से कभी, तो इससे क्या होता है, इसी से तो हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति विश्वसनीय है कि नहीं है, उसको हम अपनी कोई बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और वैधता के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद वैध होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। वैलिड के लिए हम बोलते हैं कि जो काम, जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है, ठीक है, जो चीज़ या जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है केवल उसी को इंगित करे, उसी को दर्शाए, ठीक है, वही काम को करे, ठीक है। जो चीज़ हमने जिसके लिए बनाई गई है, मान लीजिए कोई टूल्स हमने जिसके लिए बनाया, जो परीक्षण हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपका परीक्षण कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपको रिसर्च के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो हमारा कब वैलिड होगा, ठीक है। केवल वो टेस्ट आपके रिसर्च के क्वेश्चंस को ही देखे और किसी टॉपिक को ना देखे, ठीक है। उसमें केवल आपके रिसर्च के टॉपिक के क्वेश्चंस ही होंगे और अन्य किसी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो वो टेस्ट हमारा कैसा होगा, वैलिड होगा। जो घड़ी होती है, घड़ी का एग्जाम्पल देते हैं कि घड़ी का काम क्या है, टाइम देना, टाइम बताना, ठीक है। तो जब तक वो टाइम बता रही है तब तक तो वो वैलिड है। जब अगर वो टाइम बताना बंद कर देगी तो क्या वो वैलिड होगी, वो घड़ी वैध होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, हाइपोथेसिस तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। अल्प व्ययी होनी चाहिए, मतलब कि कम खर्चीली। ये हमारे देखिए मन के विचार हैं, ये हम अपने मन से लिख सकते हैं कि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए, उसमें धन कैसा ज़्यादा ना लगे, ठीक है, तर्क संगत होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो यही सब इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। जो परिकल्पना होगी वो स्वीकृत एवं अस्वीकृत, परिकल्पना की स्वीकृत एवं अस्वीकृत दोनों की संभावनाएं बराबर होनी चाहिए,
ठीक है, स्वीकृत भी हो सकती है और अस्वीकृत भी हो सकती है। तो ये सभी इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये विशेषताएं होती है। स्पेशली जो आपकी रिसर्च, जो आपके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपोथेसिस से, इसके ना तो ये अभिलक्षण पूछे जाते हैं, ना ही ये पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं। स्पेशली जो पूछा जाता है वो इसकी जो शून्य परिकल्पना की एरर होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, स्पेशली हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके जो करंट के क्वेश्चन हैं मैं आपको वो करवा देती हूँ। ठीक है, जो अभी आपका दिसंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, एक शोधकर्ता द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है। ठीक है, एक शोधकर्ता द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है। ठीक है, जब वह, ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन इसमें क्या दिए हुए हैं, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, उसके सही होने की दिशा में। ठीक है, सही होने की दिशा में। दूसरा है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, शून्य परिकल्पना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको बता चुके हैं और फिर से बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये फ्री के नंबर होते हैं क्योंकि इनसे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दें, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, उसके सही होने की दशा में, सही होने की दशा में। ठीक है, तीसरा है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है उसकी गलत होने की दिशा में, उसके गलत होने की दशा में। ठीक है, चौथा ऑप्शन है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, उसके गलत होने की दशा में, गलत होने की दशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि शून्य परिकल्पना में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं। पहले एक ये समझ ले, ठीक है, शून्य परिकल्पना, इसको HO से इंगित करते हैं। ठीक है, HO से इंगित करते हैं। दूसरी होती है टाइप 1 त्रुटि और सेकंड होती है टाइप 2 त्रुटि। ठीक है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। इसमें होता क्या है कि जब हमारी शून्य परिकल्पना सही होती है, ठीक है, कैसी होती है, सही होती है, फिर भी हम इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, फिर भी हम इसको अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, अस्वीकार। ठीक है, क्या टाइप 1 देखिए क्या है, 1 एरर, टाइप 1 एरर राइट थी, फिर भी क्या की 1 लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर राइट थी, फिर भी क्या हुई, रिजेक्ट हुई, तो इसको IIR करके लिख सकते हैं। टाइप 1 एरर को क्या लिख सकते हैं, टाइप 1 एरर हुई, सही थी, राइट थी, फिर भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और टाइप 2 एरर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टाइप 2 क्या थी आपकी, गलत होने पर। ठीक है, गलत होने पर भी इसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं।
स्वीकार, मतलब कि गलत थी फिर भी हमने इसको क्या किया, सही मान लिया। और ये क्या थी, सही थी फिर भी हमने इसको गलत कर दिया। यही तो कहती है। केवल इतने से ही क्वेश्चन आता है, केवल इतनी सी चीज़ को समझ लीजिए, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि टाइप 1 जो हमारी पहली प्रकार की जो हमारी त्रुटि होती है, पहली प्रकार की जो हमारी गलती होती है वो क्या होती है, हमारी परिकल्पना कैसी होती है, सही होती है, ठीक है। हमने जो परिकल्पना बनाई थी वो सही थी, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन जो सेकंड प्रकार की त्रुटि थी वो कैसी थी, गलत थी, ठीक है, मतलब कि अस्वीकार थी, ठीक है, गलत थी, फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू क्या थी, रॉन्ग थी, फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो इसको 2WR लिख सकते हैं और इसको IRR लिख सकते हैं कि पहली प्रकार की त्रुटि क्या थी, सही थी, राइट थी, फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये क्या करती, ये सेकंड प्रकार की जो त्रुटि होती है ये हमारी कैसी थी, रॉन्ग थी, फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो ये आप ट्रिक से भी यूज लिख सकते हैं। इसको टाइप 1 को IRR लिख सकते हैं, 1RR लिख सकते हैं, IRR नहीं 1RR, ठीक है, 1RR और 2WR इसको लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए केवल इतने से, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, एक शोधकर्ता द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है, ठीक है। जब वह क्या करता है, ये इसके आपके ऑप्शन देखिए। तो द्वितीय प्रकार की त्रुटि करता है, तो आप द्वितीय प्रकार की त्रुटि में क्या करता है वो देखिए, क्या करता है, गलत परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है, ठीक है, गलत परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है। अब हम ये देखेंगे कि इस ऑप्शन में ये कहाँ लिखा है कि गलत परिकल्पना को वो क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ठीक है। केवल यहाँ पे वर्णों का खेल होता है। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है उसके सही होने की दशा में, ठीक है। शून्य परिकल्पना को क्या करता है, रिजेक्ट करता है उसके राइट होने की दशा में, ठीक है। तो ये आपकी क्या प्रथम प्रकार की, उसको रिजेक्ट किया लेकिन उस क्या थी, राइट थी, ठीक है ना। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, रिजेक्ट करता है, क्यों करता है, उसके सही होने की दशा में। परिकल्पना तो उसकी क्या थी, राइट थी, ठीक है, राइट थी, लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन सी हुई, टाइप 1 त्रुटि हुई। शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करता है उसके सही होने की दशा में, ठीक है। शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके सही होने की दशा में। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो इसको छोड़ देते हैं। परिकल्पना कैसी थी, सही थी, राइट थी, लेकिन फिर भी उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बात तो हमारी कहती ही नहीं है त्रुटि। इसके बाद आपका आता है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में, ठीक है। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में। शून्य परिकल्पना कैसी थी, गलत, ठीक है, फिर भी उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मतलब कि शून्य परिकल्पना हमारी गलत थी, रॉन्ग थी, और फिर भी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, और यहाँ पे हमारी क्या है, गलत परिकल्पना को स्वीकार करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकती हैं, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है मतलब कि रिजेक्ट करता है उसके गलत होने की दशा में, मतलब कि गलत थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, राइट, ठीक है, यहाँ पर राइट थी, यहाँ पर हमारी जो परिकल्पना थी वो रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, सॉरी एक्सेप्ट, WA R नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया। तो इन परिकल्पना थी तो हमारी गलत, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट, स्वीकार किया, रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर R हमने गलती से लिख दिया था। तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में। तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, उसने देखो इसमें क्या है, स्वीकार करता है गलत होने की दशा में। तो केवल यहाँ पे शब्दों का खेल है, ये केवल आपको जो इतने सारे वाक्य लिखे हुए हैं ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन केवल आपको इतना पढ़ना है
कि पहली प्रकार की जो त्रुटि होती है वो कब होती है, हमारी परिकल्पना सही होती है लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, गलत साबित कर दिया जाता है। जो दूसरे प्रकार की त्रुटि होती है वहाँ पर हमारी जो परिकल्पना होती है वो तो रॉन्ग होती है, गलत होती है, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस कथन में यही कह रहा है कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है उसके गलत होने की दशा में। ठीक है, शून्य परिकल्पना गलत थी लेकिन फिर भी हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है द्वितीय प्रकार की त्रुटि कब करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन अभी का आपका दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका अभी दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके भी करंट की हाइट, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे नल हाइपोथेसिस के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस से ही इसके क्वेश्चन पूछा जाता है कि नल हाइपोथेसिस होती क्या है, और उसकी एरर का ही क्वेश्चन आता है, त्रुटियों का ही क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कोई अन्वेषक परिकल्पना परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि ठीक है, प्रथम प्रकार की त्रुटि करता है जब वह, ठीक है। अब देखिए आपसे यहीं पे पूछा कोई अन्वेषक परिकल्पना परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि करता है जब वह क्या करता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, तो आप सीधा सा याद रख लीजिए कि प्रथम प्रकार में हमने आपको क्या बताया था कि प्रथम प्रकार में क्या होगा कि आपकी परिकल्पना सही होगी फिर भी उसको क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट थी फिर भी क्या थी, रिजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अब ऑप्शन बताते हैं आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले ही आपसे प्रथम प्रकार की त्रुटि पूछी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत चीज़ आ जानी चाहिए कि हमारी परिकल्पना सही थी फिर भी उसको गलत साबित कर दिया। और यदि सेकंड प्रकार की त्रुटि पूछी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि हमारी परिकल्पना कैसी थी, गलत थी, फिर भी उसको स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शन लिखते हैं, तो आप इसमें बताइएगा। ठीक है, शून्य परिकल्पना के, ये आपका दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है 18 का। ठीक है, शून्य परिकल्पना के गलत होने की दशा में, गलत होने की स्थिति में उसे स्वीकार करता है, गलत होने की स्थिति में उसे स्वीकार करता है, तो क्या होगा, ये आपकी सेकंड प्रकार की त्रुटि होगी, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत होती है फिर भी उसको क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला नहीं होगा, शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति में उसे अस्वीकार करता है। ठीक है, शून्य परिकल्पना के सही होने की दशा में उसे क्या करता है, अस्वीकार करता है। ठीक है, शून्य परिकल्पना हमारी सही है फिर भी उसको क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। तीसरा है शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति उसे स्वीकार करता है। है शून्य परिकल्पना के
परिकल्पना के गलत होने की स्थिति में उसे अस्वीकार करता है। हर साल इसका क्वेश्चन आता है कि अस्वीकार करता है। ठीक है, अब आप लोग सोचिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्रथम प्रकार की त्रुटि होती है वो क्या होती है कि सही परिकल्पना को अस्वीकार कर दे, राइट हाइपोथेसिस को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पर ये किस में लिखा है, शून्य परिकल्पना की गलत होने की स्थिति में, तो यहाँ से ही बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारी शून्य परिकल्पना क्या है, सही हो, क्योंकि प्रथम प्रकार की त्रुटि पूछ रहा है। शून्य परिकल्पना के सही होने की दिशा स्थिति में उसे अस्वीकार करता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा कि शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर देता है। ये आपकी प्रथम प्रकार की त्रुटि मानी जाती है। शून्य परिकल्पना के सही होने की स्थिति में उसे स्वीकार करता है तो ऐसा नहीं होता है। शून्य परिकल्पना को गलत होने की स्थिति में उसे अस्वीकार करता है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप इसकी लैंग्वेज को समझना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फर्स्ट प्रकार की त्रुटि होती है सही होने पर गलत साबित करना, जो सेकंड प्रकार की त्रुटि होती है गलत होने पर सही साबित करना। सीधा सा इतना याद रख लीजिए, कोई व्यक्ति सही है तो उसको हम गलत साबित कर देते हैं, ये पहली गलती होती है। और जब कोई व्यक्ति गलत है फिर भी हम उसको सही साबित कर देते हैं, उसका पक्ष ले लेते हैं, तो क्या ये दूसरी गलती होती है। अब इसका एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसमें। ये आपका है क्वेश्चन जुलाई 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता तब तर्क संगत होती है जब शोधकर्ता, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिया HO को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका HO को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सत्य है। अस्वीकृत करे जबकि क्या है, वास्तव में वह सत्य है। ठीक है, तीसरा है HO को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वो क्या है, असत्य है। ठीक है, चौथा है HO को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह क्या है, असत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी को प्रथम प्रकार की त्रुटि को हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, अल्फा त्रुटि कहते हैं, और जो सेकंड प्रकार की त्रुटि होती है उसको क्या कहते हैं, बीटा त्रुटि कहते हैं। ये भी याद रखना आप। जैसे आपको यहाँ पे HO लिख दिया है तो आपको पता होना चाहिए HO किसको कहते हैं, शून्य परिकल्पना को ही तो कहते हैं। HO से इसको इंगित करते हैं शून्य परिकल्पना को। ये स्टेट्स हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, तो प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता तब तर्क संगत होती है जब रिसर्चर क्या करता है, शोधकर्ता, जब HO को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य है। HO को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य है। HO को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह असत्य है, और HO को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह असत्य है। तो हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ प्रथम प्रकार की त्रुटि पूछ रहा है तो आप लोग देख लीजिए, जो सही है उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये चीज़ देख लीजिए, जो राइट है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करें जबकि वास्तव में वह सत्य है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सही को सही नहीं मानते।
इसका यही तो मतलब हुआ, स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह सत्य है, सही को सही नहीं मानते हैं। और HO शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करे, गलत करे, जबकि वास्तव में वो कैसी है, सत्य है। ठीक है, तो यही तो हमारा ये कहता है कि सही है, फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, शून्य परिकल्पना HO को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वो कैसी है, सत्य है, सही परिकल्पना। देखो मतलब वही निकला, केवल इस सेंटेंस को घुमा दिया है इन्होंने। ठीक है, अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वो परिकल्पना कैसी है, सत्य है, सही परिकल्पना को अस्वीकृत करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हुआ। अगला है HO शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करे जबकि वास्तव में वो कैसी है, असत्य है। ठीक है, जबकि वास्तव में वो कैसी है, उसको स्वीकार कर लिया, वास्तव में परिकल्पना गलत है, गलत परिकल्पना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि गलत को सही कहना। तो ये हमारी कैसी त्रुटि होती है, सेकंड प्रकार की त्रुटि होती है। ठीक है, और दूसरी HO को अस्वीकृत करे जबकि वास्तव में वह ऐसा, तो ये गलत को भी गलत नहीं कहते हैं, ना ये गलत को गलत कहते हैं, ना ये सही को सही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो त्रुटि होती है वो गलत को सही, सही को गलत कहते हैं। ठीक है, इतना भर याद रख लीजिए कि जो सही है तो वो गलत है, जो गलत है वो सही है, और दुनिया में भी यही चल रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन केवल ऐसे ही आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। तो ये आपके हाइपोथेसिस के क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आपके इसमें दिया हुआ है वो है आपका शोध प्रस्ताव लेखन। ठीक है, शोध प्रस्ताव लेखन। शोध प्रस्ताव लेखन के क्या स्टेप या चरण कौन कौन से होते हैं। तो ये शोध प्रस्ताव लेखन की ज़रूरत हमको पड़ती क्यों है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्यों लिखा जाता है ये शोध प्रस्ताव लेखन। ठीक है, तो जब कभी भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च की मान लीजिए, अब रिसर्च करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो जो हम शोध अपना ये, और दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कोई शोध या कोई रिसर्च की है, तो केवल अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए और अपनी रिसर्च को क्या करने के लिए, विख्यात करने के लिए, कि सभी तक उसकी जानकारी पहुंच सके कि मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की और उसका ये रिज़ल्ट आया और मैंने इस तरीके से की। तो ये जो रिज़ल्ट हो या मेरी रिसर्च की जानकारी सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए, या जो भी इस क्षेत्र में रिसर्च करते हैं उनके पास पहुंच जाए, इसलिए हम ये शोध लिखते हैं। ठीक है, मान लिया हमने आपको इससे बताया कि जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करते हैं, इसके बाद रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमारे पास समस्या होती है, टॉपिक होती है। समस्या के बाद हम क्या करते हैं, उस समस्या से संबंधित क्षेत्र को वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद क्या करते हैं, उसको जनरलाइजेशन करते हैं, और जनरलाइजेशन करने के बाद एक अंत में सुझाव भी देते हैं कि हमने अपनी रिसर्च में ये चीज़ें फॉलो की। मान लीजिए आप UGC नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, अब आप जिसका नहीं हो रहा है वो लोग कितने परेशान हैं UGC नेट के लिए, तो जब उनका हो जाए, ठीक है, जब उनका नेट क्वालिफाई हो जाए, फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने मान लीजिए एक रिसर्च कर ली कि किस तरीके से नेट का क्वालिफाई हो एग्ज़ाम होता है और उनका अंत में हो जाता है, तो बाद में वो इससे संबंधित एक शोध प्रस्ताव लेखन, एक प्रस्ताव लेखन लिख देते हैं कि हमने नेट क्वालिफाई के लिए ये संघर्ष किए, इस टीचर से पढ़ा, इन किताबों को पढ़ा, इससे हमारा नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, तो अब जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में रिसर्च करने आएगा तो उसको भी हेल्प मिलेगी, हमारा शोध प्रस्ताव लेखन वो पढ़ेगा, उससे उसको जानकारी मिलेगी कि इसने इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए इन चीज़ों को किया। ठीक है, और अंत में सुझाव भी लिख देते हैं कि जो हमने किया उसमें ये चीज़ें मेरी गलती थी और आपको ये करना चाहिए। तो गलतियों को भी लिख देते हैं, अपनी कमियों को भी लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें टाइटल को भी लिखते हैं कि हम किस, इसीलिए हमको शोध प्रस्ताव लेखन लिखना होता है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं। ठीक है, आगे हम इसके स्टेप बताएंगे, स्टेप में एक स्टेप में इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि शोध प्रस्ताव लेखन क्यों लिखते हैं, कि जो भविष्य में स्टूडेंट्स आएँ उनको हमारे प्रस्ताव लेखन से
कुछ हेल्प मिल सके अगर वो उसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, और हमने जो शोध किया है उसके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सभी में जानकारी मिल सके। ठीक है, कहीं जब ये सेमिनार होते हैं या मान लीजिए कोई संगोष्ठी होती है तो जो प्रस्ताव लेखन ही तो जाते हैं वहाँ पर, प्रस्ताव लेखन ही जो हमारे शोध प्रस्ताव लेखन होते हैं उन्हीं को तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं या सुनाते हैं किसी भी जो वहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं उन्हीं को सिखाते सुनाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि इस स्टूडेंट्स ने मान लीजिए हमको कोई देखने थोड़ी आ रहा है, या हमने मान लीजिए पहले रिसर्च कर ली, तो अब हमको कैसे पता चलेगा 1 साल बाद किसी स्टूडेंट्स को हमको बताना है कि हमने रिसर्च की थी और उसमें क्या क्या किया था, तो ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमारे पास जब तक उसका वो नहीं होगा, स्पेशली मार्कशीट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मार्कशीट बोल सकते हैं। जैसे हम लोग नेट क्वालिफाई की, यदि हमारे पास मार्कशीट नहीं हुई, नेट क्वालिफाई की किसी भी डिग्री की नहीं होगी, तो क्या कोई हमको पढ़ा लिखा कहेगा? कैसे हम किसी को बता सकेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं? केवल मार्कशीट ही तो सबूत होती हैं। यदि हम किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो क्या हम पढ़े लिखे माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। तो केवल ये जो होती है शोध प्रस्ताव लेखन, ये हमारी मार्कशीट होती है कि जो हमने जिस क्षेत्र में रिसर्च किया है उस क्षेत्र में यहाँ पे हम सारी चीज़ों को लिखते हैं कि क्या हमने सैंपल लिए थे, क्या हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, क्या हमने डाटा कलेक्ट किया था, इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये समझ में आई हम क्यों करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टेप के बारे में। जो चीज़ आपके सिलेबस में यही चीज़ केवल पूछी जा रही है कि शोध प्रस्ताव लेखन के चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम बात करते हैं। इसके बाद ठीक है, तो जो शोध प्रस्ताव लेखन होता है उसमें सबसे पहले हमें इस तरीके का पेज, जो फ्रंट पेज होता है हमारा, फ्रंट पेज होता है, उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? टाइटल लिखते हैं। ठीक है, टाइटल लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं? टाइटल में जो भी टाइटल क्या होगा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है, किस संस्था से कर रहे हैं, जो रिसर्च हम देंगे या जो रिसर्च रिपोर्ट हम देंगे तो वो किस संस्था को देंगे। मान लीजिए हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में भी तो रिसर्च करनी पड़ती है हमको, तो वो हम किस संस्था से कर रहे हैं और किस क्षेत्र से कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फ्रंट पेज पे टाइटल लिखेंगे। टाइटल में क्या होगा? हमारा संस्था का नाम होगा। ठीक है, संस्था का नाम होगा, और इसमें जो हमारी समस्या है सबसे पहले हम समस्या को लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी एक हम जो शोध प्रस्ताव लिखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक है, तो वो टॉपिक डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे कि इस टाइटल पे हमारी रिसर्च हुई है, इस टॉपिक पे हमने रिसर्च की, तो फ्रंट पेज पे लिखेंगे ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम फ्रंट पेज पे लिखते हैं ना। इसके बाद जिस संस्था से हम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद जो गाइड होगा हमारा, जिसके अंडर कस्टडी में हम कर रहे हैं, जिसके अंडर में हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ही कोई व्यक्ति रिसर्च थोड़ी करता है, कुछ ना कोई गाइड, कोई ना कोई गाइड तो होता है, तो गाइड का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, अपना खुद का नाम लिखेंगे यदि हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक शीर्षक बनाएंगे, टाइटल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम संस्था का नाम, अपना नाम एवं जो गाइड है हमारा उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और जो हमारी समस्या क्या है, इसके बाद हम टॉपिक को लिखेंगे, समस्या क्या है, यहाँ पर हम समस्या की हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टॉपिक को लिखेंगे, हमारी समस्या क्या है। ठीक है, समस्या क्या है, और उस समस्या पर यदि कोई रिसर्च पहले से हुई है, ठीक है, यदि उस समस्या पर पहले से रिसर्च हुई है तो उस को भी लिख देंगे। उसकी जो हम उस टॉपिक में किस टॉपिक पर, उस प्रॉब्लम में किस टॉपिक पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी मेरिट भी बताएंगे, डिमेरिट्स भी बताएंगे, उसकी उपयोगिता भी बताएंगे। ठीक है, और साथ ही उसकी अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम समस्या के बारे में लिखेंगे कि समस्या हमारी आखिर है क्या। ठीक है, तो मतलब मुख्य रूप से एक इजी रूप से, सरल भाषा में समस्या को क्या कर देंगे? परिभाषित कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारी समस्या क्या हो जाएगी? परिभाषित कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल के अंतर्गत हमने आपको बताया क्या हो गया कि मुख्य रूप से जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसके अंदर संस्था का नाम, जो हमारा गाइड होगा उसका नाम, अपना नाम, जो ऑब्जर्वेशन कर जो रिसर्चर है उसका नाम। इसके बाद यहाँ पे हम समस्या करेंगे कि समस्या हमारी आखिर है क्या, उसको सही रूप से परिभाषित करेंगे। जो समस्या हम कर रहे हैं उस पर पहले से रिसर्च हो चुकी है तो उस क्षेत्र को भी क्या करेंगे? उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, उसको भी हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। और उसमें क्या हानियाँ थी, ठीक है, क्या उसके लाभ थे, क्या हमसे गलतियाँ हुई, तो उनको भी हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। और इसके अंतर्गत उसमें वेरिएबल्स कितने थे,
कौन से वेरिएबल्स पर हमने रिसर्च की है, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स को कुछ चरों पर भी तो प्रभाव देखते हैं, स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों पर प्रभाव देखते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कौन से चरों का प्रभाव हमने किस पर देखा है, तो इस पर भी इसी समस्या के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य क्या थे हमारे इस रिसर्च को करने के, तो उद्देश्यों को बताएंगे कि हमने किस उद्देश्य से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टाइटल को बना लिया, इसके बाद समस्या को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि सार, सब कुछ जो भी हमारा टाइटल है इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। समस्या के बारे में, समस्या के बारे में जो काम मैं करने वाली हूँ, जो जो करूँगी इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में, जो समस्या है यहाँ पर इसको परिभाषित करना, ठीक है, परिभाषित करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ भी आपकी जो बताइए आपको कि जहाँ भी आपके टॉपिक से रिलेटेड यदि रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी लिख देते हैं। और जो इसमें हमने की, जो हमसे त्रुटियाँ हुई या जो कमी रह गई और जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हम किस पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से चरों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिया। तो यहाँ पे टाइटल पेज हो गया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि सार, इसको सार बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि मैं जो जो काम करने वाली हूँ यहाँ पर जो भी करूँगी उसके अंतर्गत सभी को लिख देते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंतर्गत तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में इंट्रोडक्ट कर देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ डिफ़ाइन करना है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, उस क्षेत्र में रिसर्च हुई या नहीं हुई, किस क्षेत्र पर हम उसमें प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें चौथा जो आ जाएगा मेथड आ जाएगा, विधि, ठीक है, विधि आ जाएगी। तो पहला आपका इस तरीके से चलिए, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद विधि हो जाएगी आपकी, विधि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, जो हम रिसर्च प्रॉब्लम थी उस समस्या को जो हम ले रहे थे तो उसमें कौन सा मेथड अन्य सर्वे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आपकी प्रश्नावली का यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो किस मेथड का, किस विधि से हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो किस विधि से ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी विधि आ जाएगी, ठीक है। जो भी वैज्ञानिक विधि का हम यूज कर रहे हैं उस वैज्ञानिक विधि को यहाँ पर हमको लिखना होगा कि हमने किस वैज्ञानिक विधि का यूज करके अपने रिसर्च को पूरा किया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपको बताया टूल्स जो आप खड़े होंगे, आपके जिस टूल से, जिस उपकरण के माध्यम से आपने, जिस तकनीकी के माध्यम से आंकड़ों को, डाटा को कनेक्ट किया, ठीक है, तो ये लिखेंगे कि किन आंकड़ों से आपने, किस उपकरणों से आपने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, तो ये चौथा हो गया। इसके बाद पाँचवा आपका क्या होगा, 8, ठीक है, पाँचवा आपका होगा परिणाम, ठीक है, परिणाम, रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल कर आए, ठीक है। जब हमने डाटा को भी कलेक्ट कर लिया, समस्या को भी डिस्क्राइब कर लिया और टूल्स को भी सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हमारा क्या परिणाम निकल कर आएगा, तो हम यहाँ पर अपना रिजल्ट लिखते हैं कि जो हमने शोध किया उसका क्या हमारा परिणाम निकल कर आया। और परिणाम निकलने के बाद यहीं पर हम इसको सुझाव भी दे देते हैं, ठीक है, परिणाम के निकलने के बाद यहाँ पे सुझाव भी देते हैं कि ये हमारा परिणाम निकल कर आया। और मान लीजिए रिसर्च में कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं, हर व्यक्ति कोई काम करने से सीखता है, किसी ने रिसर्च पहली बार की है तो उसने कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे, तो वो बताएगा, अपना सुझाव देगा कि मैंने ये काम किया है या मुझसे ये गलती हुई है, तो आगे जो भी रिसर्च करे वो इस गलती को ना दोहराए, तो यहाँ पर अपने सुझाव भी दे देगा, ठीक है। तो छठवां जो होगा यहाँ पे डिस्कशन, विवेचना, ठीक है, डिस्कशन होगा यहाँ पर, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए रिसर्च के अंतर्गत, कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए किसी भी रिसर्चर को, ठीक है, रिसर्चर को कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर जितनी भी हमारी जानकारी होगी उनका एक एक करके क्रमक रूप से यहाँ पे इनको वर्णन करेंगे, ठीक है, विवेचना करेंगे, ठीक है। इसके बाद सातवां आपका क्या होगा, सातवां होगा आपका संदर्भ, ठीक है, रेफरेंस, संदर्भ, इसके अंतर्गत क्या आता है, संदर्भ। इसके बाद आपकी लास्ट होती है परिशिष्ट, इसको आप याद रख लेना क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सी आती है, तो सबसे लास्ट में हमारा परिशिष्ट आता है, इसको ग्रंथ सूची भी कहते हैं, ठीक है, ग्रंथ सूची,
ग्रंथ सूची भी कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं। तो ये आप याद रखना है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रंथ सूची में भी, ग्रंथ सूची भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संदर्भ आएगा इसके अंतर्गत क्या होगा, वही चीज़ें आएंगी कि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो जानकारी कलेक्ट की, वो कहाँ से की, उसके लिए हमने कौन कौन सी किताबों को पढ़ा, किन किन लोगों से मिली, कहाँ से हमको जानकारी मिली। तो यहाँ पर हम संदर्भ में सभी चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो परिशिष्ट होगी, परिशिष्ट में भी क्या होता है, ग्रंथ सूची। ठीक है, तो ये ग्रंथ सूची संदर्भ को कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस को कहते हैं, संदर्भ, रेफरेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस या ग्रंथ सूची। इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ से हमने जिस किताब से, मान लीजिए हमने कोई किताब की कुछ लाइनें कॉपी की हैं, ठीक है, या कोई रिसर्चर की, किसी भी शोधकर्ता की हमने कोई बात अपने शोध लेखन में लिखी है, अपने रिसर्च में जोड़ी है, तो उसको हमको ये भी लिखना होगा, मतलब उसमें हम अपना नाम नहीं जोड़ेंगे। वास्तविकता क्या होती है, इसी को हम शोध नैतिकता भी बोलते हैं, कि मतलब उसमें सत्यता के तरीके से उसमें हम इस चीज़ को भी लिखेंगे कि हमने इस किताब से इसको हमने अपनी रिसर्च में जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, नैतिकता, शोध की नैतिकता होगी कि हम सत्य, ऐसा नहीं है हमने किसी भी किताब से कोई चीज़ कॉपी कर ली और अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो जिस जिस किताब से, जिस जिस ग्रंथ से, जिस भी बुक से हमको जानकारी मिली है, जिसके द्वारा हमारा क्या रिसर्च कार्य पूरा हुआ है, उस सबको हम इसके अंतर्गत लिखेंगे या ग्रंथ सूची के अंतर्गत लिखेंगे। लास्ट में आपका परिशिष्ट आ जाएगा, अपेंडिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शोध प्रस्ताव लेखन होता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सा आता है, तो हमारा परिशिष्ट आता है। इसके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका करवाती हूँ, जो भी आपका दिसंबर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर का नहीं, सॉरी जून का आया हुआ है। ठीक है, 2019 में जून में क्वेश्चन आया हुआ था ये। शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन क्वेश्चन है। शोध प्रबंध पर ठीक है, यहाँ पे मैं केवल वही क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आपके करंट में आए हुए क्वेश्चन। और मैं आपसे कहती भी हूँ कि आप ना तो हरियंट के चक्कर में पढ़िए, ना ही किसी और बुक के चक्कर में पढ़िए। केवल और केवल यदि क्वेश्चंस लगाना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आपकी सफलता निश्चित होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमारी सफलता निश्चित होगी। ठीक है, बाकी आप कितना भी अच्छा पढ़ लें, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आप नेट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और नेट केवल उन्हीं का निकलता है जो किस तरीके की मेहनत करते हैं, जैसे हम 10th में और 12th में करते हैं। ठीक है, हमको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम पास होते हैं। ऐसे फर्जदायगी में पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो पढ़ाई उतना टाइम नहीं दे पाता, और फिर 10 बार कुछ पेपर देता रहता है, 4 बार देता रहता है, तो नहीं निकल पाता। एक ये भी हम लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो इस वजह से नहीं निकल पाता। उतना डीपली हम स्टडी नहीं कर पाते। जब तक हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे, आप याद रख लीजिए, नेट निकालना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, शोध प्रबंध पर शोध निर्देशन द्वारा प्रमाणन। ठीक है, शोध निर्देशन को ख्याति और प्रसिद्धि देती है। शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है। ठीक है, दूसरा है प्रणाली में आने वाली विभिन्न, ठीक है, आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करती है। तीसरा, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है। शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है। ठीक है, अगला है शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। ठीक है, सुनिश्चित करता है। तो शोध प्रबंध पर शोध निर्देशन द्वारा प्रमाणन होता है। ठीक है, शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देती है।
प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करती है, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देती है, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करती है। तो सबसे जो स्पेशली इसका राइट आंसर होगा कि शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करती है, कि जो उसने रिसर्च किया है, जो वो रिसर्च किया है उसकी उसी के तो अंतर्गत प्रस्ताव देता है, तो उसमें उसकी मौलिकता की जो शोध उसने किया है वो कितने अच्छे ढंग से किया है इसको बताता है। उस शोध के अंतर्गत उसने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो किया, कितने सही तरीके से किया, तो इस चीज़ को बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। एक और क्वेश्चन आपका है, इसी के अंतर्गत है ये समझ में आ गया, सभी लोग देख सकते हैं। आज मेरा इन्वर्टर खत्म हो गया, इन्वर्टर की बैटरी भूल गई है, बहुत गर्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जब किसी पत्रिका में आप एक ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं, एक ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी पत्रिका में आप एक ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा ना की गई हो, ठीक है, जिसकी समीक्षा ना की गई हो, तो रिपोर्ट के किस पक्ष में, तो रिपोर्ट के किस पक्ष में आपको अधिक चिंता करनी चाहिए, किस पक्ष में आपको अधिक चिंता करनी चाहिए। जब किसी पत्रिका में आप एक ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा ना की गई हो, तो रिपोर्ट के किस पक्ष में आपको अधिक चिंता करनी चाहिए। ऑप्शन बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने आपको शोध प्रबंध लेखन पढ़ाया, शोध प्रस्ताव लेखन पढ़ाया, उसमें हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ उस शोध के अंतर्गत हम करते हैं, रिसर्च के अंतर्गत करते हैं, उन सभी चीज़ों को लिखते हैं। और यदि हमने अपने शोध में किसी ऐसी चीज़ को लिखा, ऐसी साहित्य को या किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जो दूसरे के द्वारा होती है, तो उसको हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली। तो ये हम परिशिष्ट में या उसमें ग्रंथ सूची में या रेफरेंस में बताते हैं कि यदि हम किसी किताब की कोई लाइन भी लेते हैं तो उसका हमें नाम लिखना होता है कि हमने इस किताब से ये कॉपी किया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी एक पत्रिका में आप एक ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा ना की गई हो, मतलब कि आपने उसके अंतर्गत एक ऐसा शोध निबंध पढ़ा जिसमें जो आपकी रेफरेंस है, इंडेक्स है, जो आपका उसमें परिशिष्ट है, उसमें उसकी क्या समीक्षा नहीं की गई हो, तो रिपोर्ट के किस पक्ष में आपको चिंता अधिक होगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल, लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल। ठीक है, दूसरा होगा शोध में रिपोर्ट करने में प्रतिदर्श परिनिष्ठता, शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता। ठीक है, तीसरा है आपका रिपोर्ट का आकार, चौथा है आपका शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व, शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व, शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व।
ठीक है। तो लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल, शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता, रिपोर्ट का आकार, शोध प्रबंध का व्यवहारिक महत्व। ठीक है, तो आपका लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल ये भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा बेटर है वो हुआ कि शोध की रिपोर्ट करने में प्रदर्शित परिनिष्ठता, कि जो वहाँ पे हमने शोध की रिपोर्ट की वहाँ पर हमने सभी चीज़ों को प्रदर्शित नहीं किया जो हमने अपने रिसर्च में जो चीज़ें की हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। ठीक है, तो ये आपकी था आपका शोध प्रस्ताव लेखन। एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी आप लिख लीजिए। जब आपने पढ़ा है तो आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो करंट के क्वेश्चन सारे करवाने की कोशिश करती हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ। यदि मुझे 19, 18, 17 जो भी क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं यहाँ पे ज़रूर करवाती हूँ। स्पेशली 18 और 19 के तो करवा ही देती हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। बाकी आप लोग करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है शोध रिपोर्ट बाहर बहुत शोर हो रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, ठीक है, ग्रंथ सूची। ठीक है, ग्रंथ सूची के अंतर्गत क्या क्या होता है हमने आपको बताया है। रेफरेंस के अंतर्गत क्या क्या होता है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। ठीक है, नंबर ए होता है। और आगे शोध में रुचि रखने वाले की सहायता करती है, शोधकर्ता की विशद ज्ञान की व्याख्या करती है, ठीक है। तीसरा, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाता है, चौथा, रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। ठीक है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, ठीक है, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची क्या करती है, और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, शोधकर्ता के विशद ज्ञान की व्याख्या करती है, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाता है, तो ये भी सही होगा। रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है, ये नहीं होगा। ठीक है, शोधकर्ता की विशद ज्ञान की व्याख्या करता है, तो ये ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, वो लगभग सब सही होते हैं, लेकिन हमको इनमें से क्या देखना होता है कि जो ज़्यादा करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रंथ सूची के अंतर्गत हमने आपको बताया था, ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हमने जहाँ से ली है उसको हम वहाँ पर प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि हमने कहाँ से ली है, और जो भी हमने इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी जानकारी इकट्ठी की है उस जानकारी को भी लगते हैं, क्या क्या हमने उसके अंतर्गत किया है, किन किन चीज़ों को किया, तो सारी की सारी चीज़ें ग्रंथ सूची के अंतर्गत हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, जो हमने किसी की कोई टेस्ट कॉपी की है, किसी की किताब को पढ़ के हमने कॉपी करके अपनी रिसर्च में उसको ऐड कर लिया है, तो उसका भी नाम लिख देते हैं कि हमने इस बुक से हमने ये चीज़ें ली हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपको सुझाव भी देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, हमने ये चीज़ें की। तो इससे क्या होगा कि शोधकर्ता और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करता है। ठीक है, जो शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची का क्या मतलब होता है कि जो और आगे उस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं उसमें रुचि रखने वालों की सहायता करना है। उसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो ये थे आपके शोध प्रबंध लेखन से जितने भी शोध प्रस्ताव लेखन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कल आपका टॉपिक जो डिस्कस होगा वो होगा आपका ये शोध प्रस्ताव लेखन पूरा हो गया है। आगा है आपका जगत तथा परिदृश्य की अवधारणा, सैम्पलिंग करना है कल से आपको। ठीक है।